हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। ये कहानी मंटो साहब की कहानी तरक्की पसंद से प्रेरित है। इस कहानी का नाम है राजदार। साल 1991, 90 के दशक का दूसरा ही साल था। भारत के इतिहास में ये साल हमेशा के लिए काला धब्बा बन चुका था। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी अब भूतपूर्व बन चुके थे। चारों तरफ शोक था और सबसे ज्यादा शोक में थे तत्कालीन फिल्मी जगत के उभरता हुआ सितारा राज रतन। उनका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा या फिर सुनकर अब तक बिसर चुके होंगे। उस षड्यंत्र और उसके परिणाम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आदर्शों से अनुप्राणित राज रतन साहब के सपनों को धक्का सा लगा था। वो अपने आप को इस शोक से बाहर निकलते देखना नहीं चाहते थे। शायद जहां एक ओर इतने सालों के इंतजार के बाद उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान बनना शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी जी के निधन से प्रभावित राज रतन ने फिल्मी जगत को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक नए निर्देशक से मुलाकात की थी और उस एक ही मुलाकात में निर्देशक साहब ने राज को अपनी अगली फिल्म में किरदार दे दिया था। किरदार एक तांगे वाले का था और इस किरदार को करीब से जानने के लिए राज ने एक तांगे वाले से दोस्ती भी कर ली थी। बस शर्त ये थी कि राज को जब कहीं भी जाना होगा तो वो उसी तांगे वाले के तांगे में सफर करेगा। लेकिन यूं अचानक उसका फिल्मी जगत को अलविदा कहने के फैसले के बारे में जब निर्देशक साहब को मालूम चला तो उन्होंने उसे समझाने की खूब कोशिश की, मगर राज का एक ही कहना था कि अब वो अपना फैसला बदल नहीं सकता, क्योंकि जिस शख्स को वो अपना आदर्श मानता था वो अब इस दुनिया में नहीं था। सच कहें तो शायद उसके मन में डर ने जगह ले ली थी। अंत में निर्देशक साहब ने मिन्नतें की कि अगर वो ये फिल्म नहीं करेगा तो इतने कम दिनों में उसका दूसरा विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये बात फिल्म के निर्माता को पता चली तो फिल्म डब्बे में चली जाएगी। निर्देशक साहब कई सालों से बंबई की हवा में भुने जा रहे थे। उनके अनगिनत कोशिशों के बाद तो उन्हें एक निर्माता मिला था। राज को ये सब मामला पहले से पता था, तो उसने अंत में ये तय किया कि ये उसकी आखिरी फिल्म होगी। निर्देशक साहब राज को किसी तरह मनाने की कोशिश में कामयाब हो गए थे और इसी तसल्ली के साथ बाकी की तैयारियां करने में लग गए। करीब करीब 20 दिनों के बाद फिल्म का मुहूर्त हुआ, लेकिन राज ने पहले ही निर्देशक साहब को इत्तला कर दिया था कि वो सीधे शूट के पहले दिन ही वहां जा पहुंचेंगे। इस बीच 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था और तांगे वाले से राज की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तांगे वाले ने कुछ हफ्ते भर तक राज का इंतजार किया होगा, फिर उसके बाद वो अपने दैनिक दिनचर्या में राज को भूल गया। जब शूट का दिन तय किया गया और राज को निर्देशक साहब ने खुद आकर खबर दी कि 3 दिन बाद गोरेगांव में सेट लगेगा, तब उसे तांगे वाले की याद आई। तांगे वाले को ढूंढता हुआ राज उसके पुराने अड्डे पर जा पहुंचा, जहां वो पहली बार उससे मिला था। साकीनाका के नाले के पास एक छोटा सा बस अड्डा था, जहां वो तांगे वाला खड़ा रहता था। राज ने दिन भर उसका इंतजार किया, मगर उसके दर्शन न हुए। 2 रोज तक वो उसी जगह जाता रहा, मगर तांगे वाला नहीं मिला। राज को लगा शायद अपने गांव निकल गया होगा। खैर, कहते हैं ना, किसी से मुलाकात कब तक हो ये भी तय होता है। कोई कोई न चाहते हुए भी मिल जाते हैं और कोई बिना कहे कब चले जाते हैं इस बात की भनक तक नहीं लगती। शूट का दिन था। निर्देशक साहब ने उनको सहयोग देने के लिए एक असिस्टेंट रख रखा था। निर्देशक साहब को पहले से पता था शूट के दिन काफी हड़बड़ी होने वाली है, तो उन्होंने एक्टरों की आव भगत का जिम्मा असिस्टेंट को दे दिया था। सुबह 7 बजे के करीब कॉल टाइम निर्धारित किया गया और उस दिन घर के अंदरूनी हिस्से में शूट था। कहानी एक ऐसे परिवार की थी जिन्हें दावत पर बुलाने का शौक था। परिवार में आमतौर पर सबको अपनी भूमिका बांटी गई थी। बाप अखबार में से कोई एक जाने माने शख्स को चुनता था। माँ रसोई की संस्था संभाले हुई थी। बेटी उनकी तारीफ में कहने वाली चीजों पर रिसर्च किया करती थी और बेटे का काम था बेटी के रिसर्च की सहायता से पिताजी के द्वारा चुने गए शख्स तक एक पत्र पहुंचाना, जिसमें यह लिखा होता था कि हम आपके काम के बहुत बड़े दीवाने हैं और आपको दावत पर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हर बार पत्र में शख्स अलग होते थे, पर शख्स के नाम को छोड़कर लगभग बाकी के शब्द वही के वही उसी पत्र में पड़े रहते थे। उससे उस परिवार को हासिल ये होता था कि वो लोग पड़ोसी और समाज के सामने अपने आप को तरक्की पसंद कहकर घूमा करते थे।
लेकिन उस दावत में एक खास बात हुआ करती थी, अपनापन। बहुत स्नेह हुआ करता था, जैसे कोई दिल से किसी को खाना खिला के अपनी तारीफ सुनना चाहता हो। घर में 2 और सदस्य थे, दादी माँ, जिन्हें ये सब समझ नहीं आता था और ना ही वो समझना चाहती थी, लेकिन उनकी भी एक भूमिका तय की गई थी, मौन रहना और मुस्कुराते रहना। क्योंकि दादी माँ को अगर पूरी छूट दे दी जाए तो वो दिन भर नुक्स निकालने में रुचि रखती थी। तो रविवार के दिन जब कोई अतिथि आते थे, उन्हें बस मौन रहकर हर बात पर मुस्कुराना होता था। घर के आखिरी सदस्य थे रिंकू। रिंकू कुत्ते का नाम था और उसकी भूमिका ये थी कि जब अतिथि आए, उनके सामने जाकर पेट दिखाकर सो जाए। अतिथि अगर कुत्ते से डरते होंगे तो बेटी आकर प्यार से उसे लेकर जाएगी और बांध आएगी। और अगर कुत्तों से मोहब्बत करने वाला कोई आ गया, फिर आधा किलो मोहब्बत तो रिंकू का पेट सहलाकर ही कर दिया जाता है। इससे होता ये था कि दोनों ही सूरतों में बातचीत करने की प्रक्रिया को ईंधन मिल जाती है, क्योंकि हर बार अतिथियों के सामने विषय रिंकू से ही शुरू होता है। उस दिन एक जाने माने एक्टर को खाने की दावत दी गई थी और उससे आगे बताना मेरी कहानी का ढेर अपमान होगा। तो मेरे कहानी के अंदर निर्देशक साहब अपनी कहानी में उस रोज यानी कि पहले दिन क्लाइमैक्स शूट करने का निर्णय ले चुके थे, क्योंकि उनको लगता था कि आखिरी दृश्य की ऊर्जा अगर पहले ही दिन ले ली जाए तो सारे किरदारों के लिए आसानी होगी। लेकिन संयोग से उन्हें पहले से पता था कि उनकी कुंडली में शनिदेव महाराज 10वें यानी कर्म स्थान पर विराजमान है, तो उनके काम इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं। अतिथियों के साथ अड़चनों के आगमन का उन्हें अंदेशा था और इसलिए असिस्टेंट को रखा हुआ था कि वो अड़चनों की आवभगत करे। उस रोज शूट शुरू होने से पहले शनिदेव प्रकट हुए। निर्माता को दादी का किरदार पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मौन रहने वाले को पेमेंट देने से मना कर दिया और आदेश दिया कि उनके किरदार को पैदा होने से पहले भ्रूण हत्या कर दी जाए। निर्देशक साहब को अपने हर किरदार अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारे थे। वो अलग बात है कि उनकी शादी की उम्र लगभग निकल गई थी और जैसा कि उन्हें पहले से पता था, तो उन्होंने असिस्टेंट को शूट संभालने का जिम्मा देकर सीधे पहुंच गए खुद निर्माता के घर। असिस्टेंट को बताया गया था कि राज नाम का एक कलाकार, जो कि उभरते हुए सितारे हैं, वो उस दिन एक जाने माने एक्टर की भूमिका निभाने वाले थे। यानी कि उस दिन के अतिथि थे एक फिल्म एक्टर जिनके पीछे सिनेमा हॉल के मालिक दीवाने थे। वाकया शुरू होता है जब जाने माने सिनेमा घरों के मालिकों के चहेते एक्टर सेट पर पहुंचे, क्योंकि असिस्टेंट को जिम्मेदारी दी गई थी किसी भी हालत में पहले दिन का शूट न रुके। तो उसने बाकी के कलाकारों को बता दिया था कि मुख्य अतिथि को बोलने का मौका न दिया जाए। तो जैसे ही अतिथि पहुंचे, पिताजी ने खुद उनका स्वागत किया, हाथ में थाल लिए, तिलक वंदन किया जैसे कि कोई जंग से लौटे हों। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, बेटी ने एक गुलाब का फूल देकर शर्माने का अभिनय करते हुए दौड़कर अंदर चली गई। बेटे ने कुर्सी खींचकर चाय का कप सामने रख दिया और उनकी फिल्मों की तारीफ में पुल बांधने शुरू कर दिए। इतने में दादी जी की रिंकू पर चिल्लाने की आवाज आई, तो बेटा दौड़कर रिंकू को ले आया। रिंकू पहले की तरह पेट दिखाए जमीन पर लेट गया, तो अतिथि ने वितृष्णा के भाव से उसे देखा, जैसे अगर अतिथि न होते तो रिंकू को फुटबॉल बना दिए होते। ये देखकर पिताजी उन्हें घर दिखाने लगे। पिताजी बहुत ही बातूनी किरदार हैं। उनकी ट्रेन तेज रफ्तार से चल पड़ी। पिताजी बहुत आध्यात्मिक आदमी थे। फिल्मों की उन्हें इल्म न थी, मगर उन्हें अगले दिन अखबार में अमुक एक्टर पहुंचे फला परिवार के यहाँ दावत पर वाली आर्टिकल दिखाई देने लगी। धीरे धीरे फिल्मी जगत की साइकिल पर बैठे वो अतिथि को अपने पूजा घर दिखाने पहुंचे, भगवान के द्वार पर। थोड़ी देर भगवत गीता और बाकी श्लोकों पर चर्चा हुई और तभी अतिथि की गुलाब फूल वाली दीवानी अपने माँ के साथ नाश्ता लिए उन्हें पुकारने लगी। खाने की खुशबू का अतिथि को शायद बेसब्री से इंतजार था। पिताजी के रामायण खत्म होने से पहले ही वो खाने की ओर रुख किए। गर्मा गर्म समोसा और कुछ पकौड़े प्लेट में ऐसे लेटे हुए थे जैसे गोवा के बीच में स्थित रेस्टोरेंट पर बियर की बोतलें। पता था कोई न कोई मिल जाएगा, पानी की जगह इन्हें उठा लेगा। अतिथि ने भर पेट खाना खाया और कुछ बोलने को आतुर हुए। फिर रिंकू का आगमन हुआ, मगर अब की बार दादी ने फुटबॉल बनाकर भेजा था, क्योंकि दादी को रिंकू मौन रहने नहीं दे रहा था।
अब तक अतिथि समझ चुके थे कि ये परिवार उनसे क्या चाहता है, तो जिंदगी में पहली और आखिरी बार न चाहते हुए भी रिंकू के पेट को खुजाना पड़ा। उन्हें पिताजी से छुटकारा भी चाहिए था और डिनर का भी इंतजार था, इसलिए उन्होंने वक्त काटने का सहारा रिंकू को चुना। कुछ वक्त गुजारा और जैसे ही माँ रसोई से आवाज दी कि बेटा तेल खत्म हो गया है, जरा दौड़कर शुक्ला जी के यहाँ से ले आना, तभी असिस्टेंट ने कट बोल दिया। गुस्से में तमतमाया हुआ था क्योंकि काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज हो चुका था। न दादी का रिंकू को फुटबॉल बनाना लिखा था, न पिताजी का भागवत गीता से रामायण तक का रुख लिखा था, और न ही तेल का खत्म होना लिखा था। शुक्ला जी तो थे ही नहीं पूरे स्क्रिप्ट में। और अतिथि का एक अहम जिक्र था कि वो मशहूर एक्टर नहीं, तांगे वाला है। एक्टर तांगे में बैठे हुए हैं और तांगे से घर तक आते वक्त कड़ी धूप से बचने के लिए छाता मंगवाए हुए हैं। असिस्टेंट ने जमकर तांगे वाले एक्टर को गाली दी कि वो इतना अहम डायलॉग भूल कैसे गए। तभी तांगे वाले ने बताया, जी मैं तांगे वाला हूँ, राज साहब से कल अचानक मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आकर ये चिट्ठी मुरली साहब को देने को कहा है। मुरली निर्देशक साहब का नाम है। सब शांत थे। मुरली साहब का इंतजार हो रहा था। करीब पौने घंटे बाद मुरली साहब होंठों पे मुस्कान लिए पहुंचे और सबको शांत देखकर सोचे कि आज के पहले शॉट के बाद का सन्नाटा है ये। और साथ ही में खुशखबरी भी लाए थे कि दादी के डायलॉग्स ऐड कर दिए गए हैं। फिर जाकर उन्हें पूरा वाकयात सुनाया गया और चिट्ठी दी गई। उसमें लिखा था, सन 1991 भारत के साथ साथ आपके हृदय में भी एक धब्बा लग गया है। मैंने बहुत कोशिश की मगर अपने आप को तैयार नहीं कर सका। माफ कीजिएगा, मैं अब राजनीति में जाने का मन बना चुका हूं, तो इस खत को पढ़ते वक्त सोचिएगा कि एक और राजीव गांधी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा है। हो सके तो जी भर के गाली दीजिएगा, लेकिन अब की बार बदला लिया जाएगा किसी भी कीमत पर। आपका धोखेबाज राजदार। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।